जय हिंद दोस्तों, मैं रमेश काला जीके विद काला पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कक्षा 12 राजनीतिक विज्ञान का आज का हमारा लेसन है समाजवाद। समाजवाद से बनने वाले जो भी फैक्ट हैं सभी को इस वीडियो में मैंने शामिल किए हैं। एक बार पढ़ने के बाद समाजवाद आपके आसानी से समझ में आ जाएगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखें। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि कक्षा 12 की पॉलिटिकल मैंने करवा रखी है। कक्षा 12 राजनीतिक विज्ञान नोट्स के नाम से प्लेलिस्ट है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहां से जाकर पढ़ सकते हैं। और कक्षा 12 के और भी अगर विषय आपको पढ़ने हैं, अनिवार्य हिंदी, हिस्ट्री, भूगोल, तो उनका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लेलिस्ट में आप जाकर जरूर देखें। दोस्तों, आज का जो लेसन है समाजवाद, बहुत ही साधारण सा लेसन है। इसमें हम समाजवाद का अर्थ पढ़ेंगे, समाजवाद का विकास पढ़ेंगे, किस प्रकार से समाजवाद का विकास होता है, और समाजवाद के जो समर्थक विचारक हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। समाजवाद का आशय क्या है और भारत में समाजवाद का विकास किस प्रकार से होता है, और समाजवाद के तत्व कौन कौन से हैं, समाजवाद के गुण कौन से हैं, और समाजवाद के दोष कौन से हैं दोस्तों, और समाजवाद का महत्व है किस प्रकार से है, इन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे। और लास्ट में इस टॉपिक का निष्कर्ष निकालेंगे कि क्या निष्कर्ष निकला। दोस्तों, समाजवाद क्या होता है, इसे जानने से पहले मैंने एक इसका पार्ट और करवाया है, उदारवाद। उदारवाद में आपने पढ़ा था कि उदारवाद है वो व्यक्ति पर बल देता है, व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल देता है। और जो साम्यवाद, कार्ल मार्क्स वाला जो नेक्स्ट टॉपिक है, वो क्या करता है, समानता पर बल देता है। और जो समाजवाद है ये इन दोनों का सम्मिश्रण है, इन दोनों का बीच का रूप है, ये समाज पर बल देता है। दोस्तों, किस पर? जैसे कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, समाजवाद मतलब समाज पर यह बल देता है, समाज की समानता पर बल देता है। यह उदारवाद और साम्यवाद के बीच की कड़ी है। तो इसे आसानी से समझने के लिए देखते हैं। समाजवाद आधुनिक युग की एक लोकप्रिय अवधारणा है। क्या है? समाजवाद एक आधुनिक युग की लोकप्रिय अवधारणा है। और इसका अर्थ क्या है? शोषण रहित समतामूलक समाज या राज्य की स्थापना है। समाजवाद का जो उद्देश्य है वो शोषण रहित, मतलब जिस समाज में किसी का भी शोषण नहीं हो, सभी को समान समझा जाए, समाज मूलक समतामूलक समाज या राज्य की स्थापना करना है। क्या? समाजवाद है। यह आधुनिक युग की दोनों ही विचारधाराएं कौन कौन सी, मार्क्सवाद और उदारवाद का सम्मिश्रण रहा है। आज भारत सहित सभी लोकतांत्रिक देशों में समाजवादी लक्ष्यों की संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है। भारत जैसे सभी देशों में समाजवाद को संविधान में भी मान्यता प्रदान की गई है। उसके बाद में समाजवाद को देखें, ये एक सामाजिक आर्थिक दर्शन है। दोस्तों, समाजवाद क्या है? सामाजिक आर्थिक दर्शन है। इस व्यवस्था में धन संपत्ति का स्वामित्व और वितरण समाज के नियंत्रण में रहता है। इसका कहने का मतलब है कि धन संपत्ति ये निजी संपत्ति का तो विरोध करता है, यहाँ बताया गया निजी संपत्ति का तो विरोध करता है, लेकिन धन संपत्ति का अधिकार, स्वामित्व ये समाज के नियंत्रण में होते हैं और सभी को समान इसमें समझा जाता है। ये समाजवाद है। समाजवाद का विकास किस प्रकार से होता है? समाजवाद एक निरंतर विकास हुआ है। देखो, समाजवाद का लगभग निरंतर विकास हुआ है। और सर्वप्रथम या प्राचीन काल में समाजवाद का विकास किस प्रकार से हुआ कि यूनान के स्टोइक दर्शन ने, यह नाम याद रखना आपको, यूनान के स्टोइक दर्शन ने आर्थिक समानता व सामाजिक न्याय का सिद्धांत दिया था कि पैसों की दृष्टि से सभी समान होने चाहिए और सामाजिक न्याय है वो सभी को मिलना चाहिए। तो मध्यकाल में देखो, प्राचीन काल में स्टोइक दर्शन में और मध्यकाल में थॉमस मूर की पुस्तक है। छोटा क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, थॉमस मूर या थॉमस मूर की पुस्तक का क्या नाम है? तो दोस्तों, पुस्तक का नाम है यूटोपिया। और इसमें एक आदर्श समाजवादी राज्य की परिकल्पना प्रस्तुत की गई है। तो एक आदर्श समाजवादी के राज्य की परिकल्पना किसमें की गई है? वो है थॉमस मूर की पुस्तक है यूटोपिया में की गई है। और फिर औद्योगिक क्रांति, जिसने समाजवादी क्रांति को संभव बनाया, सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुई। क्या समझे आप कि औद्योगिक क्रांति आपको पता है इंग्लैंड में होती है, और ये समाजवादी क्रांति को संभव बनाया, इसलिए इंग्लैंड को समाजवादी क्रांति का घर कहा जाता है। 1789 की जब फ्रांस की क्रांति होती है तो उसमें भी समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व है,
इस प्रकार के जो आदर्श वाक्य थे वो भी समाजवाद की ही देन थी। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि समाजवादी क्रांति का घर किसे कहा जाता है? इंग्लैंड को कहा जाता है दोस्तों। आधुनिक काल में संत साइमन, चार्ल्स फूरियर और आपका रॉबर्ट ओवेन आदि विचारकों ने इस अवधारणा को विस्तृत रूप दिया। उसके बाद में समाजवाद के समर्थक विचारक कौन कौन से हैं? छोटा क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि समाजवाद का समर्थक कौन कौन, विचारक कौन कौन थे, किसने समर्थन किया? तो समाजवादी अवधारणा के समर्थक विचारकों में आर.एन. टोनी, जेम्स मैकडोनाल्ड, सिडनी और बेट्रिस वेब, हेराल्ड लॉस्की, एटली आदि प्रमुख हैं। अमेरिका में नॉर्मन थॉमस और भारत में ध्यान रखना कौन कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, राम मनोहर लोहिया, दीनदयाल उपाध्याय, इनके नाम प्रमुख है जो समाजवाद के समर्थक हैं। नेक्स्ट है समाजवाद का आशय क्या है? कि प्रजातांत्रिक मार्ग को अपनाकर ऐसे समाजवाद की स्थापना के बाद भी लोकतांत्रिक मार्ग को अपनाकर ही अपने समस्त कार्य करें, उसे समाजवाद कहा जाता है। समाजवाद का आशय इसमें बिल्कुल साफ बताया गया है कि प्रजातांत्रिक मार्ग को अपनाकर, लोकतांत्रिक मार्ग को अपनाकर समाजवाद की स्थापना इस प्रकार से हो कि लोकतांत्रिक मार्ग को अपनाकर अपने समस्त कार्य करें, लोकतांत्रिक मार्ग को अपनाकर अपने सारे कार्य करें, इसे क्या समाजवाद कहा जाता है। भारत में समाजवाद का विकास किस प्रकार से होता है दोस्तों? कि भारत में समाजवाद का आरंभ उस समय हुआ जब सर्वप्रथम 1929 के लाहौर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यकारिणी ने घोषणा की कि भारतीय जनता की दरिद्रता का कारण है वो विदेशियों द्वारा किया जाने वाला शोषण ही नहीं है, वरन समाज की आर्थिक व्यवस्था है। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि जैसे कि इसमें बताया गया है कि जो 1929 का लाहौर अधिवेशन था कांग्रेस का, इसमें ये घोषणा की गई थी कि भारतीय जनता की गरीबी का कारण विदेशियों का शोषण ही नहीं है। विदेशियों का शोषण तो था लेकिन साथ में समाज की आर्थिक व्यवस्था भी है। किस प्रकार से कि एक वर्ग ऐसा बन गया था जिसके पास काफ़ी धन संपदा थे और एक वर्ग ऐसा बन गया जिसके पास वो जो रोटी कपड़ा और मकान की आवश्यकता भी पूरी नहीं कर पा रहे थे। तो ये कारण था, इसमें क्या था कि समाज की आर्थिक व्यवस्था गड़बड़ा गई और ये भारत का शोषण का मूल कारण इसमें माना गया है। और सन 1931 के कराची अधिवेशन में भी इस बात को दोहराया गया जो 1929 के लाहौर अधिवेशन में कही गई थी कि भारत की निर्धनता या गरीबी का एक विदेशियों द्वारा जो इन पर शोषण किया गया था ये कारण तो है ही है, साथ में जो भारत में जो खाई बन चुकी थी, एक वर्ग शोषक वर्ग था और दूसरी तरफ शोषित वर्ग था, एक तरफ अमीर वर्ग था और दूसरी तरफ कौन सा था? गरीब वर्ग था। इसके कारण भारत में समानता नहीं आ पा रही थी। फिर गांधी जी ने भारतीय आदर्शों व परिस्थितियों के अनुकूल समाजवाद को प्रतिपादित किया। बाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, जय प्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय आदि नेता ने भी समाजवादी विचारधारा को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उसके बाद में समाजवाद के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं वो आप देखें। समाजवाद के प्रमुख तत्वों की अगर हम बात करें तो इसमें साफ बताया गया है कि समाजवाद के प्रमुख लक्षण इस प्रकार से हैं कि साम्यवाद और पूंजीवाद का विरोध किया गया। इसमें पूंजीवाद का कि निजी संपत्ति का विरोध किया गया। मैंने पहले भी बताया था कि एक वर्ग जो अमीर वर्ग था इसका इसमें विरोध किया गया है। इसमें समानता पर बल दिया गया है, जनतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास किया गया है, मानवता में विश्वास किया गया है, आध्यात्मिक नैतिक मूल्यों का इसमें समर्थन किया गया है, वर्ग संघर्ष के ये विरोध थे। उसके बाद आर्थिक व राजनीतिक स्वतंत्रता का ये पक्षधर था। उत्पादन और वितरण पर जनतांत्रिक निर्णय समाजीकरण पर इसमें बल दिया गया। संपत्ति के असीमित संग्रह के विरुद्ध मानव कल्याण का इसमें लक्ष्य रखा गया। नेक्स्ट है धनवानों की बढ़ती हुई आय पर आर्थिक कर लगाया गया। नेक्स्ट है यहाँ ध्यान दें दोस्तों, बहुत ही अच्छी बात कही गई है कि धनवानों की बढ़ती हुई आय पर आयकर लगाया गया, कि धनवानों की जो आय बढ़ रही थी उस पर आयकर लगाया गया और जो इनसे जो राशि प्राप्त हो रही थी वो गरीबों के हित में किया जाना चाहिए, ये समाजवाद में बात कही गई है।
सभी व्यक्तियों के लिए उनकी योग्यता के अनुसार रोजगार और पारिश्रमिक अवकाश की व्यवस्था होनी चाहिए। यहाँ ये थोड़ी सी अटपटी बात कह दी कि एक तरफ समानता की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि व्यक्ति की योग्यता के अनुसार उसको कार्य मिलना चाहिए और कार्य के अनुसार इसमें वेतन मिलना चाहिए, ये बात कही गई है। तो नेक्स्ट है कि समाजवाद के दोस्तों गुण कौन कौन से हैं। ये व्यक्ति और समाज दोनों के हितों का समान रूप से ध्यान रखता है। क्या कि व्यक्ति और समाज के दोनों के हितों को समान रूप से ये ध्यान रखता है। ये पूंजीवाद और साम्यवाद दोनों के दोषों से अपने को दूर रखता है। निजी संपत्ति को सामाजिक हितों में सीमित करने के पक्षधर में था कि निजी संपत्ति है वो सामाजिक हित के लिए सीमित होनी चाहिए। मानवीय जीवन को व्यवस्थित करने में धैर्य और नैतिकता के महत्व इसमें स्वीकार किया गया है। ये पॉइंट आपको लिखने हैं। समाजवाद व्यक्ति के व्यक्तित्व के पूर्ण विकास में विश्वास करता है। सत्ता जनता द्वारा निर्वाचित संसद के प्रति उत्तरदायी होनी चाहिए और यह आर्थिक और राजनीतिक सत्ता के विकेंद्रीकरण का मार्ग अपनाता है। केंद्रीकृत वो होता है कि सत्ता किसी एक के हाथ में केंद्रित हो जाए और विकेंद्रीकरण वो होता है कि सत्ता का आपस में बंटवारा हो जाए। तो ये मतलब कि सभी को समानता पर इस पर बल दिया गया है, समानता पर बल देता है। समाजवाद के दोष कौन कौन से हैं कि समाजवाद अस्पष्ट व अनिश्चित विचारधारा है। समानता संबंधी विचार अप्रासंगिक हैं क्योंकि मनुष्य प्रकृति की दृष्टि से समान नहीं है। इसमें यह बताया गया है कि जो समानता का विचार इसमें दिया गया ये अप्रासंगिक है। इसके दो कारण हो गए। पहला तो ये कि इसमें ऊपर बता दिया कि व्यक्ति को योग्यता के अनुसार कार्य मिलना चाहिए, कार्य के अनुसार वेतन मिलना चाहिए। तो किसी की योग्यता ज़्यादा है, किसी की कम है, तो वेतन उसको एक जैसा नहीं मिलेगा, तो असमानता हो गई। और दूसरा कारण ये इसमें बताया गया है कि मनुष्य है वो प्रकृति से असमान पैदा हुआ है, तो इसे समान कैसे समझा जाए। फिर है समाजवादी व्यवस्था स्वतंत्रता के विरोधी है। जैसे उदारवाद पूर्णतः स्वतंत्रता का समर्थक था और ये समाजवादी है, ये क्या है, स्वतंत्रता का विरोधी है। भ्रष्ट व्यवस्था को संरक्षण प्रदान करती है ये, और समाज की शक्तियों में वृद्धि से नौकरशाही व मनमाना आचरण होता है। देखो सरकार की शक्तियों में ये इसमें राज्य को आवश्यक माना गया है, तो सरकार की शक्तियों में जब ये वृद्धि होगी तो इसमें नौकरशाही और मनमाना आचरण होगा। समाज में मानव के नैतिक पतन की आशंका होगी, उपभोक्ता के हितों को हानि होगी। फिर समाजवाद का महत्व की अगर हम बात करें तो ये सामाजिक सेवा को प्राथमिकता प्रदान करता है। क्या है, समाजवाद नाम से स्पष्ट है, समाज को इसमें महत्व दिया गया है। फिर है समाजवाद सामाजिक व्यवस्था में बुराई का विरोध करता है, ये श्रम के महत्व को स्वीकार करता है और ये व्यक्ति के बीच सहयोग व समानता पर बल देता है। निष्कर्ष रूप से अगर देखें हम समाजवाद को तो सिद्धांत ये समाजवाद की आलोचना की जा सकती है, किंतु यदि व्यवहारिक दृष्टि से विचार किया जाए तो समाजवाद का कोई विकल्प नहीं है। देखो सैद्धांतिक तौर पर इसकी आलोचना की जा सकती है, लेकिन अगर व्यवहार में देखा जाए तो ये अच्छा है। इस प्रकार से हमने समाजवाद को पढ़ा। कोई दिक्कत आ रही है तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक शेयर कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पीछे के जो वीडियो हैं, आगे के जो वीडियो हैं वो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कक्षा 12 राजनीतिक विज्ञान के नाम से प्ले लिस्ट है, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।